देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पारशर। शाम के 5 बज रहे हैं, वक्त है मुकाबला का। हिंदुस्तान के मुसलमानों की आज हालत क्या है? क्यों मुसलमानों को साइकिल का पंचर लगाकर जिंदगी गुजारनी पड़ रही है? मुसलमानों के साथ किसने धोखा किया? आज इन तमाम सवालों का जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दे दिया। वक्फ कानून पर जो हंगामा मचा हुआ है, उस बीच पीएम मोदी ने नए कानून बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, ये बता दिया। पसमानदा मुसलमानों और महिलाओं को कैसे नए वक्फ कानून से फायदा मिलेगा, ये भी समझा दिया। लेकिन देश भर में प्रदर्शन और हंगामे का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। बात अब आंख निकाल लेने, हाथ पैर तोड़ देने तक पहुंच गई है। कहीं कोई धमका रहा है, कहीं कोई बरगला रहा है, तो कहीं शरीयत को संविधान से ऊपर बताया जा रहा है। मुसलमानों का क्या होगा, ये सवाल बड़ा हो चला है। पीएम मोदी का दावा है कि नया वक्फ कानून भूमाफियाओं का खात्मा कर देगा, तो दूसरी तरफ मौलानाओं की फौज मुसलमानों को डरा रही है कि मस्जिदें छिन जाएंगी, नमाज कहां पढ़ोगे, कब्रिस्तान छिन जाएगी तो दफन कहां होगे। इस बीच कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बयान आग में घी का काम कर रहा है। इमरान मसूद ने कहा कि 1 घंटे के अंदर इलाज कर देंगे। सपा सांसद अवधेश प्रसाद 48 घंटे में वक्फ कानून खत्म कर देने की बात कर रहे हैं। कुल मिलाकर वक्फ पर लगी आग बुझाने की जगह भड़काने का काम जोर शोर से चल रहा है। ऐसे में आज इसी पर करेंगे मुकाबला। लेकिन आइए आपको पहले सुनवाती हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कैसे ये समझाने की कोशिश की कि मुसलमानों का भला इस कानून के बाद कैसे होगा। लाखों हेक्टेयर जमीन पूरे देश में है और आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। मुसलमानों के लिए थोड़ी भी हमदर्दी है तो कांग्रेस पार्टी अपने पार्टी के अध्यक्ष मुसलमान को बनाए, क्यों नहीं बनाते भाई? संसद में टिकट देते हैं, 50% मुसलमानों को दो, जीत करके आएंगे तो अपनी बात बताएंगे। इनकी नीयत किसी का भी भला करने की कभी नहीं रही, मुसलमानों का भला करने की भी नहीं रही। पसमानदा मुस्लिम इस समाज को कोई फायदा नहीं हुआ। तो एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो ये कह रहे हैं कि मुसलमानों का भला हमारी सरकार करेगी, तो दूसरी तरफ एक और लड़ाई है जो सड़क पर लड़ी जा रही है और रोज नई नई तकरीरें इसमें की जा रही हैं, जिसका अंजाम मुर्शिदाबाद जैसी घटनाओं को देखकर समझ में आता है। खास मेहमान हमारे साथ हैं शाजिया आलमी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ जुड़ेंगी। सुनील सिंह यादव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, हमारे साथ हैं। इसके साथ ही साथ हमारे साथ हैं मोहम्मद एहतेश शामसुल हक, जो कि टीएमसी का पक्ष रखेंगे, और मोहम्मद अतीक साहब हमारे साथ हैं, प्रवक्ता IUML के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 1 मिनट ओपनिंग रिमार्क के लिए अपने मेहमानों को दूंगी अनइंटरप्टेड। और सुनील यादव जी, आपसे पहला सवाल 1 मिनट के लिए मेरा यही है, 2013 से 2025 तक वक्फ बोर्ड के फायदे जरा मेरे दर्शकों को समझा दीजिए। क्या फायदा मुसलमानों को इससे हुआ? देखिए प्राची जी, मैं आपका धन्यवाद दूंगा कि आपने कम से कम कहा कि 1 मिनट और किसी को नहीं बोलने दिया जाएगा। मैं प्रधानमंत्री जी को सुन रहा था आपके चैनल में, उससे पहले भी मैंने ट्विटर पर सुना उनको। वो कह रहे हैं कि लाखों हेक्टेयर ज़मीन है, गरीबों को मिल जाएगी। हम केवल आपके कार्यक्रम के माध्यम से जानना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कि आपने रेलवे की ज़मीन पूरे देश में लीज पर दी है, किनको दी हैं? देश को बता दीजिए, किस गरीब को मिली हैं? डिफेंस की जमीनें आपने दी हैं, आपकी सरकार ने दी हैं, किस गरीब को दिया है, किस जरूरतमंद को दिया है, यह आप देश को बता दीजिए। और प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं वक्फ बोर्ड की जो जमीनें उनका फायदा गिना रहे थे, तो फायदा तो एक समय माननीय प्रधानमंत्री जी कोरोना वैक्सीन का भी गिना रहे थे, एक दौर था जो नोटबंदी का फायदा गिना रहे थे,
एक ठीक है। दौर था जब इस समय देश खत्म को हो गया है। अर्थव्यवस्था ओपनिंग पर बता रिमार्क रहे 1 मिनट थे। का था सुनील जी। एक दौर अभी में डिबेट ओपन करूंगी सुन तो लीजिए। खूब आरोप लगाइएगा। शाजिया जी उसका जवाब भी आपको देंगी, लेकिन मैंने तो आपको 1 मिनट दिया था वक्फ बोर्ड का फायदा गिनाने के लिए। खैर, बाद में गिनाइएगा जरूर। अब शाजिया इल्मी जी, 1 मिनट आपको भी दे रही हूँ ओपनिंग रिमार्क के लिए। आप भी मुझे समझा दीजिए कि नए कानून में ऐसा क्या है जिससे आपको लगता है कि मुसलमानों की हालत सुधरेगी और वो सिर्फ पंचर बनाने वाली इमेज से बाहर निकल आएंगे। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि क्योंकि हम बात कर रहे हैं वक्फ के संशोधन की, जिसको लेकर हर जगह आप देख रही हैं कहीं आगजनी है, कहीं हिंसा है, लेकिन आप देखिए जब आप सवाल पूछती हैं कि आपका वक्फ बोर्ड पे संशोधन की जरूरत क्यों नहीं है और ऐसा क्या है खास जिसकी वजह से सबको लगता है कि वक्फ बोर्ड में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, तो हमारे भाई समाजवादी पार्टी के कुछ नहीं बोल पा रहे हैं और दुनिया भर में घूमने फिरने का काम कर रहे हैं। यानी कि उनको डिफेंस की याद आ रही है और रेलवे की याद आ रही है। और मैं उनको याद करा दूं, देश का डिफेंस की जमीन देश के लिए है, देश के रेलवे की जमीन देश के लिए है, और वक्फ की जमीन क्योंकि अल्लाह के नाम की जमीन है, वो गरीबों के लिए है। अगर गरीब मुसलमानों के लिए जमीन है तो कौन रोक रहा है आपको? ऐसा कौन सा जिन है जो आपके अंदर बैठा है जो ये बता नहीं पा रहा है कि मुसलमान गरीबों के लिए जो जमीन है उसमें मुसलमानों के लिए क्या कुछ किया गया? बार बार आपसे पूछते हैं हम, बार बार आप नहीं जवाब दे पाते। चले ठीक, आज तो विस्तार से आप भी शाजिया जी समझा के जाइएगा ही कि कैसे आप मुसलमानों की स्थिति संभालेंगी। 1 मिनट का जो समय वो आपका भी समाप्त हो गया। अब मोहम्मद अतीक जी, शायद आप मुझे बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। 2013 में वक्फ बोर्ड को मजबूत कर दिया गया, 2025 में संशोधन सरकार ने कर दिए, आप लोग सड़कों पर आ गए। 2013 से 2025 तक के फायदे गिना दीजिए मुझे 1 मिनट में। वक्फ बोर्ड से क्या फायदा हुआ गरीब मुसलमानों को? देखिए, फायदा नुकसान जो है मैं तो आपको बताता ही रहूंगा और आपको खुद भी पता है, लेकिन जो आदमी सो रहा हो उसको जगाया जा सकता है, जो जाग रहा उसको जगाया नहीं जा सकता। सबको पता है कि वक्फ से क्या फायदा है, लेकिन प्रधानमंत्री ने जो बयान दिया है वो बड़ा आपत्तिजनक है। मुझे लगता है कि इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठ के प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि अगर वक्फ का फायदा होता तो मुसलमानों को पंचर बनाने की जरूरत ना होती। इसका मतलब है कि देश में पंचर सिर्फ मुसलमान बना रहे हैं, वो हमारे ऊपर एक लेबल, प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी लेबल लगा रहे हैं। तो सरकार के लिए बड़ी शर्म की बात है कि ये सरकार 10 साल पूरे करने वाली है और उसके बावजूद भी मुसलमान पंचर बना रहे हैं। तो शर्म की बात तो हमें लगता है सरकार के लिए है। दूसरे, प्रधानमंत्री को ये लेबल नहीं लगाना चाहिए था। तीसरे, ये कि आप जो ये कह रही हैं कि फायदे गिनाइए, तो भाजपा के लोग तो फायदे नहीं गिना पा रहे हैं। हमने जो जेपीसी में सुझाव दिए थे, कितनी जल्दी है उनको कानून पास कराने की, हमारे सारे सुझाव को रद्द कर दिया। क्यों, क्या जरूरत है? हम मुसलमान हैं, हम अपनी कम्युनिटी के बारे में नहीं जानते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमारी कम्युनिटी के बारे में जानती है कि क्या अच्छा होगा। 1 मिनट का बहुत अच्छा मौका दिया था मैंने आपको मोहम्मद अतीक जी। आप फायदे गिना पाते, देश तक पहुंचा पाते, बीच में कोई टोकता भी नहीं। खैर, आपने भी मुनासिब नहीं समझा फायदा गिनाने के लिए। मलूक नागर साहब, आपको भी 1 मिनट दे रही हूं। सरकार की तरफ से आप समझाई दीजिए देश के मुसलमानों को कम से कम कि कैसे उनका भला आप लोग करने जा रहे हैं इन नए संशोधनों के माध्यम से। देखिए, जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस और उसके जो साथी हैं, इन्होंने जब 3 तलाक पे भी ऐसे ही पूरे देश में बवाल करने की कोशिश करी, 370 पे भी पूरे देश में प्रदर्शन करने की बात करी, और जो पिछले दिनों CAA आया था उस पर शाहीन बाग दिल्ली में और देश के कितने हिस्सों में चीज़ें करने की बात करी, ऐसे ही इस संशोधन बिल पर ये बवाल करके, केवल प्रदर्शन करके, झूठ बोल करके, लोगों को गुमराह करके करने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि सच्चाई ये है कि देश के पिछड़े मुसलमान और देश के दलित मुसलमान, प्राची जी इनसे पूछो क्या दलित मुसलमानों के बारे में जानते हैं ये लोग जो बैठे हैं? जिस तरह महामहिम आज राष्ट्रपति जो है वो दलित मुसलमान भी उसी तरह होते हैं। उन्हीं ST कास्ट में पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बाउंड्री पे 1200 किलोमीटर के करीब जो दलित मुसलमान हैं, जो जिस तरह महामहिम राष्ट्रपति। अच्छा, चलिए ठीक है, आपको भी लग रहा है कि इससे तो बहुत फायदा होगा मुसलमानों का। 1 मिनट था मलूक नागर जी ओपनिंग रिमार्क के लिए, उसके बाद डिबेट ओपन कर दूंगी, आप लोग विस्तार से अपनी बात रखिएगा। लेकिन किसी ने मेरे सवाल का अभी तक सीधा जवाब नहीं दिया है। आखिर में हक साहब आप ही बता दीजिए, 1 मिनट आपके पास भी है। मैं तो बड़ी बेसब्री से जानना चाह रही हूं। मैं तो बंगाल की तस्वीर भी देख रही हूं, बहुत चिंताजनक तस्वीर है, लेकिन आज कम से कम समझा के जाइएगा मुसलमान भाइयों को 2013 से 25 तक वक्फ बोर्ड से क्या फायदा मुसलमानों को हुआ। 1 मिनट आपके पास है।
दर्शक को आज भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के 135वें वर्षगांठ की बहुत बहुत बधाई। और आपने सवाल किया कि जो 2013 के बाद में, देखिए बीजेपी और मुसलमानों को फायदा, ये बहुत ही अफसोस की बात है। आपके सवाल में आपका जवाब है, भारतीय जनता पार्टी मुसलमान की किसी भी कीमत पर वो हिमायत नहीं कर सकती है। वो मुसलमानों का एकलौता समझ लिया 2014 के बाद में भारत। आज जो भारतीय जनता पार्टी सरकार में जो सत्ता पर काबिज है, वो सिर्फ मुसलमानों को दिखला करके और 80% जो हमारे हिंदू भाई उनको बेवकूफ बना करके इस तरह का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी मुसलमान को फायदा, छी, मैं कहता हूं किसी कीमत पर फायदा नहीं होता। मोदी जी किसी कीमत पर नहीं। अभी अभद्र भाषा कि मुसलमान टायर पंचर का काम, कितनी बड़ी अफसोस की बात है। मुसलमान इस देश में 1947 में आज 95,000 शहीदों का नाम लिखा हुआ है इंडिया गेट में, तो 63,000 मुसलमान है। मोदी जी को वहां जाकर के देखना चाहिए। इससे बड़ा सबूत और मुसलमान क्या दे सकता है। बहुत अफसोस है कि मोदी जी जो है मुसलमान ऐसा लगता है आपने भी मेरा सवाल सुना नहीं, आप भी वही जवाब दे रहे हैं जो आपके बाकी साथी दे रहे हैं। मैं तो मौका दे रही थी ना, आप आईना दिखाइए आज भारतीय जनता पार्टी को, दिखाइए आप एनडीए सरकार को आईना और बताइए कि 2013 से 2025 तक मुसलमानों के लिए क्या वक्फ बोर्ड ने करके दिखा दिया था। अब सुनील सिंह यादव जी, आप लोगों को आपत्ति है 2025 के संशोधन से? सड़कों पर उतरा जा रहा है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि पंचर वाली जो इमेज है वो मुसलमानों की सुधर जाएगी। आप मुझे बता दीजिए 2025 से आपको क्या आपत्ति है और 2013 ने क्या भला कर दिया था मुसलमानों का? देखिए, मुझे लगता है कि जो इस बिल को लेकर के विपक्ष ने, समाजवादी पार्टी ने, जो इंडिया गठबंधन है, उन्होंने जेपीसी में अपना पक्ष रखा है। सरकार ने वो जेपीसी का जो पक्ष है उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। अब केवल गुमराह कर रहे हैं कि इसको गरीबों के बीच बांट दिया जाएगा। अच्छी बात है, आप जो जमीन है वो गरीबों के बीच बांट देंगे, लेकिन क्या सरकार की नजर में गरीब ही गरीब है? या जो बीजेपी की प्रवक्ता भी कह रही थी कि रेलवे की जमीन देश की जमीन है, तो मतलब जो अडानी जी की जमीन है वो देश की जमीन है, डिफेंस की जमीन देश की जमीन है, और वक्फ की जमीन मुसलमान की कैसे हो गई? वो भी देश की जमीन है। तो अगर वो भी देश की जमीन है तो वो जमीन दी किसको जाएगी? एक भाई साहब, ये सवाल आपके लिए नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं बीच में बोल नहीं रहा हूं, मैं आपके बीच में नहीं बोलूंगा। सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए और दुनिया को जरूर ना बोलिए भाई साहब, जवाब दीजिए। अच्छा सुन बोर्ड अगर शानदार काम कर रही है, सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, तो वक्फ बोर्ड में क्या भला किया है? कितने मुसलमानों का 2013 से? एक सेकंड शाजिया जी, सुन लेते हैं। एक तो जो प्रधानमंत्री जी की आदत है, वैसे आदत इनके सभी प्रवक्ताओं की हो गई है, केवल अपनी गाथा गाना। सुनील जी तफसील से आप समझाकर जाएंगे, मुझे पूरा यकीन है। आज मुझे सुनील जी तफसील से समझाकर जाएंगे, मुझे यकीन है। तो बता दीजिए ना सुनील जी, मैं फिर इंतजार कर रही हूँ कि मेरे प्रश्न का जवाब आ जाए। मैं तो सिर्फ इतना जानना चाह रही हूँ सर, एक सेकंड सुनील जी, मैं तो सिर्फ इतना जानना चाह रही हूँ 2013 का संशोधन बहुत अच्छा था, मुसलमानों की भलाई के लिए था, तो मुझे एक बार बस फायदा बता दीजिए, मुझे कुछ आंकड़े कोट कर दीजिए कि इससे इतने गरीब मुसलमानों को हमने ये चैरिटी की या ये फायदा हो गया वक्फ बोर्ड से। देखिए प्राची जी, अगर आज भी ये सरकार मान रही है जवाब नहीं है, भी मुसलमान पिछड़ा है, गरीब है, और जिस तरीके की भाषा प्रधानमंत्री जी मुसलमानों को लेकर के बोल रहे हैं, तो इसमें क्या? अरे सुन लीजिए देवी जी, सुन लीजिए, अरे महारानी जी सुनना नहीं, मुझे सिर्फ जवाब ऐसे नहीं डिबेट होती है, ऐसे नहीं होती है। आप पूरा देश अडानी को दे दें, एयरफोर्स की जमीन दे दें, रेलवे की जमीन दे दें, आप नोटबंदी पर बोल ना पाए, आप कोरोना वैक्सीन पर बोल ना पाए, आप वक्फ बोर्ड पर बोलने आए। हम कह रहे हैं कि हम तैयार हैं, हम एक हिंदू होने के नाते हम तैयार हैं कि इस देश में जितने मंदिर आप जब बीच में इंटरप्ट करती हैं तो सुनील सिंह यादव जी को एक मौका भी मिल जाता है ना, फिर वो दूसरे और मुद्दों पर भी चले जाते हैं। सुनील सिंह यादव जी लौट कर आते हैं ना सर, मुद्दे पर आते हैं। देखिए बहुत सिंपल सवाल पूछा है मैंने आपसे, मेरे जहन में इसलिए सवाल है क्योंकि सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन हो रहे हैं। एक सेकंड सुनील जी, बाकी मसलों पर चर्चा करूंगी, आपको बुलाऊंगी, आप घेरिएगा शाजिया जी को आकर, उनकी पार्टी को आकर। आज वक्फ का बस मुझे फायदा गिनाइए ना। 2013 और 2025 काफी समय था, आप भी सत्ता में थे यूपी में, और यूपी में सबसे ज्यादा जमीनें हैं, बताइए कितना भला हुआ था?
नहीं, मैं कह रहा हूं उसमें नुकसान क्या है, हमको नुकसान गिना दीजिए। और सवाल भले का नहीं है, सवाल मनसा का है, भारतीय जनता पार्टी की मनसा। मैं तो आपके कार्यक्रम में बहुत अनुरोध के साथ कह रहा हूं, क्या बता दीजिए मैं बोल सकती हूँ, आपकी सरकार ने किसको दी? हंसने से नहीं, हंसने से नहीं, एक तरफ देश बेचो और एक तरफ टीवी पर आकर के हंसो। अच्छा, हंसने से नहीं होगा। अच्छा सुनिए, ना ये देश हंसने आप से मुझे चलेगा, फायदे नहीं बता ना पाए। देश रोने शाजिया जी, से एक सेकंड आपके पास आ रही हूँ। आप मुझे फायदे नहीं गिना पाए सुनील सिंह यादव जी, मैं नुकसान गिना देती हूँ। आप मुझे फायदे नहीं गिना पाए, मैं नुकसान गिना देती हूँ। उत्तर प्रदेश का मैंने जिक्र किया, 8 लाख से ज्यादा प्रॉपर्टी है पूरे देश में और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी है। सर 71 करोड़ की संपत्तियों पर अतीक अहमद का कब्जा है उत्तर प्रदेश में, ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। नुकसान नंबर 1। नुकसान नंबर 2, मुख्तार अंसारी पर भी आरोप लगे वक्फ की जमीन कब्जाने के। उसने कई तरीके की वहां पर आप कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स बना लिए। नुकसान नंबर 3 कि जो चैरिटी होनी थी वो चैरिटी नहीं हो पाई। 8 लाख में से कुल 2000 पर आप स्कूल बना पाए। एक फायदा, फिर उसके बाद जल्दी से शाजिया जी के पास जा रही हूं। बोले सुनील जी फटाफट। अच्छा, मैं आपकी पूरी बात मान रहा हूं। अगर मैं आपके आरोपों को स्वीकार कर लूं तो आप ये भी तो बताइए कि उत्तर प्रदेश में मंदिरों के नाम जो जमीन है वो किसके नाम है? मठों के नाम जो हजारों बीघे जमीनें हैं वो किसके नाम अच्छा, है? नहीं वो आएगा, बटेंगे मेरे कि नहीं सवाल का जवाब नहीं बटेंगे? मैं आएगा। एक हिंदू होने के नाते मैं कह रहा हूं, एक सरकार नया बिल लाए और मठों और मंदिरों की जमीनें, ठीक, अभी जो आ गया उस पर बहस कर लेती हूँ, जिसे वापस करने की आप लोग धमकियां दे रहे हैं। अब आइए शाजिया अलमी जी, आप भी गिनाइए ना शाजिया अलमी जी। आज थोड़ा हटकर चर्चा करते हैं क्योंकि हमने वक्त पर बहुत चर्चा की। आप समझाइए। सबसे पहले प्राची जी, मैं सब दर्शकों को देखूंगी, वो सुन रहे होंगे सारे डिबेट को, और देखिए कितने असहज महसूस कर रहे हैं हमारे भाई सपा के। कितनी शानदार उनकी हिंदी है, कितना उनका मतलब प्रभाव है उनकी हिंदी में, धारा प्रवाह बोलते हैं वो, और बहुत ही ज्यादा प्रभावित करने वाली है। लेकिन आज के दिन शब्द भी जवाब दे गए, जबान ने भी जवाब दे दिया और लड़खड़ा गए इनके होठ, क्योंकि जानते हैं कहने को कुछ नहीं है। वक्फ बिल के खिलाफ, संशोधन के खिलाफ तो बड़ी आवाजें जो है नारे सुनने को मिल रहे हैं, लेकिन असल में जब पूछा जा रहा है कि इससे क्या आपको क्या दुश्वारी है, तो एक भी सवाल का जवाब नहीं, उल्टे सवाल पूछ रहे हैं। और अभी मुसलमानों की नहीं, हिंदू होने की बात करनी शुरू कर दी है। अब मैं आपसे बताती हूँ कि क्यों बहुत ही जरूरी है, खास तौर से मुसलमानों के लिए। और ये मैं बात मुसलमान होने के नाते कह रही हूँ। और मैं नहीं, सुनील जी आपका वक्त खत्म हो गया, आप फेल हो गए, आप भागते रहे, आपके पास जवाब नहीं था। आपके शब्द थे वो लड़खड़ा गए और आपके जबान ने। अच्छा चले, आइए शाजिया जी, आप फायदा गिना दीजिए। आपकी जबान जो है पूरी तरह से नए कानून का फायदा पसमानदा मुसलमानों का कैसे भला होगा, या कैसे इमेज बदलेंगे आप मुसलमानों? सबसे पहले तो जो जमीनें हैं जी, जो बाकायदा आप देखिएगी कि 2013 से 2025 तक जो इतने ज्यादा जमीनें और भी आ गई हैं, हम सोचिए 21 लाख जमीनों की हम बात कर रहे हैं, उसमें आप देखिए कि उसमें कितना रजिस्ट्रेशन हुआ है, वो जमीनों में क्या हो रहा है, वो जमीनें किसके नाम पर हैं, वो किस काम के लिए लीज की गई हैं या किराए पर दी गई हैं, उसमें किस तरह से बात मदरसों की, स्कूलों की, कॉलेजों की हो सकती है, किस तरह से इस पे अवैध कब्जा है या किस पे इस पे पिटिशंस इसमें जारी हैं। आप सारे जमीनों का और सर्वे कराएंगे और कमिश्नर से पूरा लेखा जोखा लेंगे तो आपको पता चलेगा कि रिकॉर्ड में आखिर क्या कितनी जमीनें और जमीनों में क्या हो रहा है। फिर उसके आधार पर आप मुसलमान बच्चों के लिए, स्कूलों के लिए, मदरसों के लिए काम, निर्माण का काम भी और देखरेख का भी काम करवाएंगे। उसके अलावा जो स्किलिंग है, जो हुनर है, जो रोजगार के रास्ते हैं वो तैयार किए जाएंगे, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री जी ने कहा। और जो लोग बहुत बुरा मान रहे थे ना, पंक्चर की दुकान, आप जब देखते हैं मुसलमानों को बदहाली में, तब आपको फिक्र नहीं होती, तब आपका जी नहीं चाहता कि वो वक्त वाले जो जमीन पे बैठे हैं उनके गिरेबान आप पकड़े, मैं जवाब लेती हूँ, उनको लाए कि कुछ करे वहां पे। लेकिन प्रधानमंत्री बोल देते हैं तो बहुत बुरा लगता है। शाजिया जी अगर ये कह रही हैं कि हम गरीब मुसलमान बच्चों के लिए स्कूल खुल जाएंगे वक्फ की जमीन पर, या स्किल डेवलपमेंट के लिए, या महिलाओं के लिए, इन सब के लिए कुछ कुछ बन जाएगा, उनका फायदा हो जाएगा, मुझे नहीं लगता आम मुसलमान को इससे दिक्कत होगी। मोहम्मद अतीक जी, आपको परेशानी होगी क्या इससे?
देखिए प्राची जी, सबसे पहले बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता को मैं बता दूं कि ये चाहे जितने साम दाम दंड भेद खेले, लेकिन हम अपनी जमीनों पर इनको कब्जा नहीं करने देंगे, नहीं करने देंगे, नहीं करने देंगे। हम लड़ रहे हैं, आपकी हम जमीन बाहर कैसे सड़कों होगी पे भाई भी साहब? प्रदर्शन कर रहे हैं और हम कोर्ट में भी कर रहे हैं प्रदर्शन, और हम किसी तरह से कब्जा नहीं करने देंगे। और यहाँ बैठी हुई है, बता दें कि इनको ज्यादा फिक्र है मुसलमानों की, तो बताएं कि इनकी पार्टी में कितने सांसद हैं, इनके कितने सांसद हैं, इनके पास में कितने विधायक, कितने मंत्री हैं इनके। शाजिया इल्मी बता नहीं सकती क्योंकि ये बात कर रही है पार्टी के। एक सेकंड शाजिया जी, शाजिया जी एक सेकंड, शाजिया जी एक सेकंड, एक सवाल आ गया आपका। एक सेकंड शाजिया, एक सेकंड, मुझे आवाज डाउन करवानी पड़ेगी। अतीक जी पहले मेरा सवाल सुन ले, मैंने आवाज डाउन करा दी है। अतीक जी मुझे आप दोनों की आवाज डाउन करवानी पड़ेगी। सवाल सुन लेना, आराम से सवाल कर रही हूँ, कोई चीखेगा नहीं, सब वक्फ के फायदे बताकर जाएंगे। अतीक जी सुनने को तैयार है तो सवाल आपके सामने रखूं, आपको आए बाएं दाएं करना है तो सवाल नहीं रख पाऊंगी। एक सवाल आपका नोटेड हो गया कि आप बीजेपी से पूछना चाह रहे हैं आपने कितने मुसलमानों को नेतृत्व दिया या आप लीडरशिप में लेकर आए या कितनों को आपने टिकट दिया। चलिए पूछ लूंगी, मेरे सवाल का जवाब रह गया। ये ऐसे मत कहिए कि ऐसे होगा, आसमान फटेगा तो कभी प्रलय आएगी, ना। एग्जाम्पल के साथ आज मुझसे बात करिए, फायदा बता दीजिए और नुकसान। इस सरकार ने कहां छेड़खानी कर दी, कौन सी जमीन छीन ली गई आपकी ये कानून आने के बाद? देखिए, फायदा तो मैं आपको एक बता देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे ऐसे दोस्त व्यापारी हैं जिनके घर बने हुए हैं वक्फ की जमीन पर। फायदा तो यह है। नुकसान यह है कि हमारी जमीन पर हमारे लोगों की कमेटी बनाई जाएगी, उसमें 2 लोग ऐसे घुसा दिए जाएंगे जिनका वक्फ से कोई लेना देना नहीं है। अतीक जी, वक्फ इतना मजबूत था, वक्फ बोर्ड इतना मजबूत था, कोई गैर मुसलमान उसमें नहीं था, तब बीजेपी ने कब्जा कर लिया। क्या बात कर रहे हैं मोहम्मद अतीक जी आप? आइए मलूक नागर जी, उदाहरण के साथ बात करिए ना मोहम्मद अतीक जी, फैक्ट्स पर बात करिए ना मुझसे, फैक्ट्स पर बात करिए, लड़िए मत और भागिए मत। मलूक नागर जी एक सेकंड, आवाज डाउन करिए सबकी। मलूक नागर जी, आपत्ति शब्दावली को लेकर है, विपक्ष को आपत्ति नीयत पर है, प्रतिनिधित्व पर है कि सरकार मुसलमानों का भला कर ही नहीं सकती, इसलिए ये बिल, ये कानून अच्छा नहीं। देखिए, एक तो पहले ये सोचना पड़ेगा कि अगर संशोधन गलत है तो 1995 में संशोधन क्यों हुए। अगर संशोधन गलत है तो 2013 में कांग्रेस ने संशोधन क्यों किए। अगर वो संशोधन कुछ अच्छा करने के लिए हुए और 2025 में अगर संशोधन अच्छा करने की बात आती है तो इन लोगों से जाएंगे मुसलमानों के पास आप वोट लेने के लिए आया आपने जाट और मुस्लिम कॉम्बिनेशन। अरे सुनो यार, इसको बंद करो। मोहम्मद अतीक जी जवाब बना के देख चुके हैं, आप रुको, इनको जवाब बना के देख चुके हैं, जवाब में नहीं आए मलूक नागर जी। आप आराम से इनको कहो, जरा सुने। हम मुसलमानों के असली साथी हैं, हम मुसलमानों के वफादार हैं, मुसलमानों का हम हित करना चाहते हैं। सुन लो जरा, अभी ये प्रश्न आया कि मुसलमानों को क्या बनाया। इनको पता भी नहीं होगा जो बैठे हैं हमारे साहब अतीक साहब कि 1200 किलोमीटर पाकिस्तान हिंदुस्तान की बाउंड्री पे दलित मुसलमान रहते हैं और उनमें से सरकार ने गुलाम अली मोहम्मद को राज्यसभा का MP बनाया है। एक हमारे सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन के पार्टनर साथी बैठे हैं, उन्होंने कहा मंदिर का इनका सारे चीज़ों को जोड़ा जाए। अरे भाई, साफ हो चुका है, पार्लियामेंट में लोग गुमराह कर रहे हैं। मस्जिदों की जमीन नहीं छेड़ी जाएगी, कब्रिस्तान की जगह नहीं छेड़ी जाएगी, जो अब से पहली जमीनें किसी की हैं नहीं छेड़ी जाएंगी। जो कुछ बड़े लोग, इनके जैसे कुछ बड़े लोग अगर गरीब लोगों की, मुसलमानों की, लोगों की संपत्ति पे कब्जा करके बैठे हैं तो उन मुसलमान गरीब लोगों को न्याय मिलेगा। जो एक वक्फ बोर्ड की जमीनों पे किसी के गरीब आदमी ब्रेक का वक्त हो गया है, लेकिन सुनील सिंह यादव जी और मोहम्मद अतीक जी, ब्रेक पर जाने से पहले मेरे सवाल का जवाब आप दोनों ने नहीं दिया। मैं फिर कोशिश करूंगी, आप लोगों से वो सवाल पूछूंगी और उम्मीद है मुझे कुछ आंकड़ों के साथ आप मेरे दर्शकों को 2013 के संशोधनों का फायदा गिना पाएंगे। और हक साहब आप भी। एक ब्रेक ले रही हूं, ब्रेक से फौरन वापस लौटेंगे, आप देखते रहिए मुकाबला। ब्रेक के बाद आपका स्वागत
स्वागत है। आप देख रहे हैं मुकाबला। वक्फ कानून को लेकर सियासी हंगामा है बरपा। सड़कों पर उतरकर हंगामा किया जा रहा है। कहीं कहीं पर आगजनी और हिंसा की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। सबसे बुरा हाल बंगाल में है। सवाल यही है कि 2013 से 2025 तक वक्फ बोर्ड ने मुसलमानों का कितना भला किया। इस सवाल का जवाब तो मिल नहीं पाया, लेकिन अब इसकी मुखालफत में कैसे कैसे बयान दिए जा रहे हैं विपक्षी नेताओं की तरफ से और क्या धमकाने की कोशिश की जा रही है, वो आप सुनिए, फिर चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। मस्जिद नहीं होगी तो नमाज कहां पढ़ोगे? कब्रिस्तान नहीं होगा तो दफनाए कहां जाओगे? ईदगाह की तो बात ही छोड़ दीजिए। दुआ करिए कि हम लोग आ जाएं। एक ही रास्ता है बस, और कोई रास्ता नहीं है। और यह वादा आपसे करना चाहता हूं कि जिस दिन आ जाएंगे उस दिन घंटे भर के अंदर इसका इलाज भी करना जानते हैं। सरकार आएगी तो 48 घंटे के अंदर वक्फ विधेयक जो संविधान के प्रावधानों के विपरीत है, नुकसानदेह है, इस देश के मुस्लिम संप्रदाय के लिए खतरनाक है, उस खतरनाक प्रावधानों को 48 घंटे के अंदर हटाया जाएगा। প্রিয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আছেন, আপনার বাবা দাদাদের কবরস্থান রক্ষা করার দায়িত্ব যেমন আপনাদের তেমন আমাদের সকলের। ওয়াকফ সম্পত্তি কারোর বাপের সম্পত্তি নয়। ওয়াকফ সম্পত্তি একটা সম্প্রদায়ের সম্পত্তির দিকে যদি কেউ চোখ তুলে তাকায় তার চোখ যেমন উগড়ে নেবেন, হাত তেমন ভেঙে দেবেন, একথা নিশ্চিতভাবে আপনাদেরকে দায়িত্ব দিয়ে বলতে পারি। সম্প্রদায়ের সম্পত্তির দিকে যদি কেউ চোখ তুলে তাকায় তার চোখ যেমন উগড়ে নেবেন, হাত তেমন ভেঙে দেবেন। जिस तरीके से कि वक्फ के सिलसिले में एहतजाज करने वालों को कुचला जा रहा है और उनकी जुबान बंद की जा रही है सिर्फ काली पट्टी लगाने पर जो कुछ हो रहा है, ऐसे में सवाल अब सिर्फ वक्फ का नहीं रह गया, डेमोक्रेसी वर्सेस डिक्टेटरशिप का सवाल पैदा हो गया। तो एहतजाज तो होगा चाहे हुकूमत कुछ भी करे। अब हक साहब जरा समझाइए मुझे कि ये देश धमकियों से चलेगा, कानून से चलेगा या संविधान से चलेगा? देखिए प्राची जी, ये देश कानून के माध्यम से चलता है और कानून के माध्यम से ही चलेगा, ये हमारा कहना है और ये तमाम देश का हमारा संविधान है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिख के गए हैं। नहीं, आज का विषय एक सेकंड सांसद है टीएमसी के बापी हलदार, सुनाया था मैंने अभी। वक्फ की संपत्ति किसी बाप की संपत्ति नहीं है। कोई अगर आंख उठाकर देखेगा तो आंख निकाल लेंगे। वक्फ संपत्ति छीनने वालों के हाथ पैर तोड़ देंगे। अब बताइए कौन से कानून की किताब में इन शब्दों का प्रयोग होता है? प्राची जी, आज का जो विषय है, आज का जो डिबेट है, मुकाबला, इंडिया टीवी में आज मैं बैठा हूं, मुकाबला जो वक्फ संशोधन बिल को लेकर करके हम लोग यहाँ तमाम पैनलिस्ट बैठे हुए हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से, जिसके समझते हैं मिलियन व्यूवर्स है, मैं एक अनुरोध, इल्तिजा, गुजारिश करना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी सडनली पता नहीं क्यों मुसलमानों से इतना हमदर्द दिखला रहे हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा इंडिया टीवी चैनल के माध्यम से, 2014 से पहले उन्होंने भारत के लोगों से वादा किया था, 140 करोड़ जनता से वादा किया था। इधर उधर की बात नहीं, अक्सर कानून और संविधान का हवाला दिया है आपने मुझे मेरे सवाल पर, इसलिए मैंने पहले ही क्लियर किया था कि आप संविधान और कानून को मानते हैं या नहीं मानते हैं। ये बताइए कौन से कानून या कौन सी संविधान में लिखा है कि आंख निकाल देंगे, हाथ पैर तोड़ देंगे? रुक जाइए प्लीज, आप हमें बोलने का मौका दिए, 2 मिनट मैं आ रहा हूँ उसी पहलू पर पे। हाँ, उसी पर आइए। उन्होंने वादा किया था, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से कि आप मुसलमानों के प्रति हमदर्दी मत कीजिए। आप 80 से 85% जो हिंदू भाई है, 15 लाख रुपया कृपया हाथ जोड़ करके बोल ले दे। वो 2 करोड़ के हिसाब से 11 साल हो गया, 22 करोड़ रोजगार दे दिया। आ गए सर, हो गया आ गई आपकी बात। आपने जो लिखा, आपने जो सोचा, वो मेरे दर्शकों ने सुन लिया। अब मेरे सवाल का जवाब दीजिए फटाफट से। आप मेरे बीच में बोल रही है, आप हमें बोलने का मौका दिए, उसके बाद में फिर वक्त पे आ रहा हूँ। अचानक ये क्यों मुसलमानों से इतनी हमदर्दी? अच्छा, मतलब वक्त प्रायोरिटी नहीं है? जिसके लिए आपके सांसद हाथ पैर तोड़ देने की बात कर रहे हैं, जिसके लिए आपके सांसद आंख निकालने की बात कर रहे हैं, उस पर बाद में बोलिएगा, है ना? उस पर बाद में बोलिएगा, पहले वो बोलिएगा जो आपको सही लग रहा है। क्यों कर रहे हैं? मैंने आप चैनल में बैठने से पहले कहा था हमें बोलने का मौका दिएगा। बोले
आपने तमाम लोगों, हम तो अनुरोध कर रहे हैं कि 15 लाख रुपया हमारे 85% सवाल का जवाब देना हक साहब। मुसलमानों से हमदर्दी करने सवाल, मुसलमान अपना खुद कुआं खोदे, वक्फ की संपत्ति मुसलमानों की संपत्ति है, किसी बाप की संपत्ति नहीं। किसी ने आंख उठाई तो आंख निकाल लेंगे। वक्फ संपत्ति छीनने वालों के हाथ पैर तोड़ देंगे। बापी हलदर टीएमसी के सांसद, इस बयान पर जवाब दीजिए। अब बहुत घुमा लिया आपने, बोले। देखिए, हमारी बात है, ये तो बहुत बड़ी समझिए, ये कानून का उल्लंघन, ये जो हो रहा है, ये वक्फ बिल जो संशोधन बिल, ये हमारे हक में नहीं है, ये मुसलमानों का ये मेरा सवाल सुनाई नहीं दे रहा, अपने एमपी को भूल गए हक साहब। मेरा सवाल नहीं सुनाई दे रहा, या फिर एमपी ने कुछ ऐसा कह दिया जिसे डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं आज टीवी पर। अरे मैं समझ रही हूँ हक साहब, समझिए, सुनिए सुनिए सुनिए। आपने क्या किया ना, आप बैठते ही मुझे मेरे सवाल के जवाब में कह गए कि संविधान पर आप यकीन रखते हैं, कानून पर आप यकीन रखते हैं। अब आप जान रहे हैं कि सांसद का बयान तो इस लाइन पर आ नहीं रहा है, तो इसे जानबूझकर इग्नोर कर रहे हैं क्या हक साहब? अरे ये क्यों कर रहे हैं? वहाँ उत्तर प्रदेश के वहाँ मुख्यमंत्री क्या बोल रहे हैं? मुसलमानों को तरह तरह की ये बात बोल रहे हैं। हमारी क्या बोली है? वो कुछ नहीं बोले हैं, हाथ पैर तोड़ देंगे आप जो इस तरह से। आप एक कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं बोले। अरे कानून और संविधान की बात करने वाले लोग आंख फोड़ देंगे। कानून से चलता है ये देश हक साहब। आपकी मेरी या किसी और की धमकियों से नहीं चलता, ये देश संविधान से चलता है। सवाल का जवाब पहले देना सीखें। अब आइए सुनील सिंह यादव जी, रुक जाइए प्लीज। सुनील सिंह यादव जी, सुनील सिंह यादव जी, जाइए, समझाइए, मुखालफत करिए। विपक्ष को अगर कोई बात पसंद नहीं आई तो आंदोलन करिए, प्रदर्शन करिए, लेकिन तरीका सर, कोई कह रहा है कि हम 1 घंटे के अंदर इलाज कर देंगे, कोई कह रहा है मस्जिद नहीं रहेगी तो नमाज कहां पढ़ोगे, कब्रिस्तान नहीं रहेंगे तो दफनाए कहां जाएंगे, और जो गैर संवैधानिक संशोधन है वो 48 घंटे में निकाल के आप बाहर कर देंगे, फेंक देंगे। ये तरीका क्या है सर? किसको डराना धमकाना है? अफवाह? बोले बोले। देखिए प्राची जी, बोले। प्राची जी, देखिए एक बात का तो मैं कभी समर्थन नहीं कर सकता हूं कि आप तोड़फोड़ करें या किसी को धमकी दें। हम समाजवादी लोग हैं और हम लोगों का हमेशा से मानना है कि ये देश ना तो धर्म से चलेगा, ना जाति से चलेगा, ना भावनाओं से चलेगा। ये देश तो संविधान से ही चलेगा। और आज बाबा साहब की पुण्यतिथि है, तो मुझे लगता है कि जिस तरीके की बातें हो रही हैं, केवल उतना दिखाया जा रहा है कि 24, भाई ठीक है, हम कह रहे हैं हम सरकार में आए तो सिर्फ एक ही काम नहीं 24 घंटे में करेंगे। जो देश की सीमाएं असुरक्षित है वो भी 24 घंटे में फैसला लेंगे। जो इस देश में महंगाई है, जो इस देश में बेरोजगारी है, उसको लेकर के भी 24 घंटे में फैसला करेंगे। और जो इस देश में भ्रष्टाचार हो रहा है, लूट हो रही है, उन भ्रष्टाचारी और लुटेरों के खिलाफ भी 24 घंटे में ही एक्शन लेंगे। हिंसा से अपने आप को अलग तो सवाल सिर्फ ये नहीं है कि वक्फ बोर्ड संविधान से अपना जुड़ाव पक्ष में हम 24 घंटे में फैसला करेंगे। अच्छा सुने ना सर, सुने, अभी तो तकरीरों में यही बात कही जा रही है। आपने चलिए संविधान से अपना नाता बताया और आपने कहा कि आप हिंसा या ऐसी भाषा का समर्थन नहीं करते। अब झारखंड में मंत्री हैं हफीजुल हसन, उनका बयान है हमारे लिए शरीयत बड़ी है, संविधान बाद में है। पहले शरीयत मानेंगे, बाद में संविधान को। हम कुरान सीने में रखते हैं, संविधान हाथ में। आप इसका जवाब दीजिए, समझाएंगे क्या अपने साथियों को कि संविधान का अपमान क्यों कर रहे हैं आज के दिन जब बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पूरा देश मना रहा है? प्राची, उनके लिए पुण्यतिथि है। बाबा साहब की जयंती पर हम लोग उनको नमन करते हैं। नहीं, सॉरी, हम अपने आप को कह रहे हैं कि उनके जयंती पर हम लोग उनको नमन करते हैं। जो बात आपने कही है, जिसने भी कही है, हमारे लिए भी गीता महत्वपूर्ण है, रामायण महत्वपूर्ण है, लेकिन और गीता और रामायण संविधान के बाद हैं, संविधान से पहले नहीं। इस देश में किसी के लिए भी कुछ भी संविधान से पहले नहीं है। ये बात जो लोग कह रहे हैं उनको भी समझ में आ जानी चाहिए। जिन लोगों ने आजाद भारत में 52 सालों तक अपने मुख्यालय पर तिरंगा नहीं लहराया उनको भी समझ में आनी चाहिए। जो लोग जब संविधान इस देश में लागू हो रहा था, लेकिन सुनील सिंह यादव जी आप जला रहे थे, देखिए ना, आप आकर इन तमाम बयानों का खंडन तो कर रहे हैं, लेकिन जितने आतुरता के साथ वक्फ का विरोध किया जा रहा है, एक बयान नहीं देखा मैंने किसी का कि हफीजुल हसन का किसी ने विरोध कर दिया हो या बापी हलदार का किसी ने विरोध कर दिया हो। इमरान मसूद तो सीधा कह रहे मस्जिद छीन ली जाएंगी। ये करिए ना सार्वजनिक तौर पर, समझाएं।
अरे कर तो रहे हैं, मैं क्या कह रहा हूं, दंगे के पक्ष में नहीं है, ठीक है, बवाल के पक्ष में जवाब नहीं है, शाजिया कोई सरकारी संपत्ति का नुकसान हो उसके पक्ष आप में। देखिए सरकार में हैं, सुनील भाई, आप सरकार में है शाजिया जी, आपने वो किया जो आपको अच्छा लगा, वो सरकार में आएंगे वो करेंगे जो अच्छा लगेगा। कर ले, लेकिन आप बताइए, आपने अभी तक जवाब नहीं दिया कि आप वक्फ के संशोधन कानून के खिलाफ क्यों हैं? क्यों आप खिलाफ हैं गरीब मुसलमानों के? क्यों आप नहीं चाहते कि उन जमीनों पर मुसलमानों की भलाई हो, परोपकार, जन कल्याण के काम किए जाएं? क्यों आप नहीं चाहते जो बिल्कुल ही गरीब, पिछड़े हुए, आर्थिक तौर से मजबूर मुसलमान हैं, जिनके लिए वक्फ बोर्ड पूरी तरह से अपने दरवाजे बंद रहे हैं, वो दरवाजे क्यों उन गरीब मुसलमानों के लिए और आर्थिक तौर से पिछड़े हुए मुसलमानों के लिए क्यों नहीं खोले जाएं? आप क्यों नहीं चाहे कि वित्तीय हिसाब किताब वहां पे किया जाए? आप क्यों नहीं चाहते कि उसका लेखा जोखा सबके सामने हो? आप क्यों घबराते हैं पारदर्शिता से? आप क्यों नहीं चाहते कि अगर कोई बेवा हो या कोई यतीम हो उसके लिए अच्छे शेल्टर बनाए जाए या यतीम खाने बनाए जाए और रोजगार के रास्ते मुहैया कराए जाए? आप क्यों नहीं चाहते कि बड़ी बड़ी अच्छी शानदार यूनिवर्सिटीज खोली जाए मुसलमानों के लिए और माइनॉरिटी एडेड स्कूल्स, कॉलेजेस खोले जाए? आपकी पार्टी तो लगातार मुसलमानों से वोट पाती है। अगर इतना वोट लेते हैं और लगातार जीतते हैं, आपको लगता नहीं कि आपका फर्ज बनता है? जवाब देना चाह रहे हैं सुनील जी, संशोधन का आप साथ दें और कहें कि मुसलमानों के लिए काम होना चाहिए। एक छोटा जवाब ले लूं शाजिया जी, आपने इतने सारे पॉइंट्स उठाए, जवाब देना चाह रहे हैं। सुनील जी सीधा जवाब दीजिएगा, देखिए बिना किसी और मुद्दे को बीच में लाए, बोले। नहीं, मैं बिल्कुल देखिए, साजिया जी ने जितने अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया है मुसलमान भाइयों के प्रति, जो उन्होंने आस्था और जो उनके प्रतिभाव दिखाया है, हम इनका धन्यवाद देते हैं। लेकिन एक सवाल कर रहे हैं, पिछले लगभग 11 सालों से इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी हैं। कितने यतीम बच्चों के लिए आपने स्कूल खोले हैं? कितनी मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाई हैं? कितने मुसलमानों को ये कोशिश की है कि वो पंचर ना बनाएं? बहुत छोटा जवाब शाजिया जी, फिर अतीक जी। देखिए, मैं सारे दर्शकों से कहना चाहूंगी, माफी चाहती हूँ प्राची जी, आपके जरिए मैं सब दर्शकों से कह रही हूँ, देखिए जब भाई साहब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जवाब नहीं दे पा रहे, प्रधानमंत्री ने क्या किया वो हम जानते हैं। सारी जन कल्याण सेवाओं में और सारी योजनाओं में मुसलमान सबसे ज्यादा बड़ा लाभार्थी है, लेकिन नहीं बोलने दीजिए। ये देखिए, ये पर्दाफाश करता है। मुझे लगता है ये डिबेट का सारा सार है। देखिए, जब सवाल पूछा जाएगा कि नहीं, अब देंगे अतीक जी जवाब देंगे, अतीक जी जवाब देंगे। अतीक जी, अपने मित्र मोहम्मद अतीक जी, मुझे लगता है सफिशिएंट समय दे दिया मैंने आपको सोचने के लिए। बताइए ना, ये हाथ तोड़ देंगे, आंख निकाल देंगे, मस्जिद छीन लेंगे, कब्रिस्तान छीन लेंगे, उदाहरण के साथ बताइएगा, ये क्या मुमकिन हो गया है इस देश में? एक सेकंड शाजिया जी, बस एक सेकंड। देखिए प्राची जी, आप जो बातें कह रही हैं वो संविधान सम्मत नहीं है, और वो बातें भी संविधान सम्मत नहीं है कि हम रामजी लाल सुमन को 5 बजे तक का टाइम देते हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, और समाजवादी पार्टी के एक नेता को जो है घायल कर दिया जाता है। और कानून व्यवस्था की आप बात कर रही हैं, बिल्कुल कानून व्यवस्था, ये देश संविधान से चलेगा, तभी सुप्रीम कोर्ट कहता है कि फला राज्य की जो है कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। तो ये सब तो कानून व्यवस्था से ही तो चलेगा। क्या ये हाफिजुल हसन साहब को समझा पाएंगे आप? मोहम्मद अतीक जी, फिर उसके बाद मलूक नागर जी के पास जा रही हूँ। एक सेकंड मोहम्मद अतीक जी, मोहम्मद अतीक जी, एक तो सवाल किसी पॉइंट पर पूछूं, चले जाएंगे किसी पॉइंट पर, बार बार खींच कर लाना पड़ता है। सुने, हाफिजुल हसन साहब कह रहे हैं हमारे लिए शरीयत पढ़ी है, संविधान बाद में, पहले शरीयत मानेंगे बाद में संविधान को। उनको समझाएंगे क्या? हाँ, हाफिजुल हसन साहब को समझाएंगे क्या, जो कह रहे हैं हमारे लिए शरीयत पहले है, संविधान बाद में? शरीयत पे चलने का इसलिए कहा गया है कि हमारे मजहबी मामले शरीयत से चलेंगे और हमारे जो दुनियावी मामले हैं वो संविधान से चलेंगे। सिस्टम हमारा संविधान से चलेगा। हमारा संविधान अनुच्छेद 25-26 में कह रहा है, आपको पता नहीं जी क्या संविधान के बारे में? तो आप अच्छी तरह से जानती होंगी। अरे मैं तो सब जानती हूँ जनाब, आप ही मुझे जवाब नहीं देते हैं। आप सिर्फ ये कह के आप सब जानती हैं सवालों से बच जाते हैं। एक फायदा पूरे डिबेट में नहीं गिना पाए और कह रहे हैं आप सब जानती हैं। नहीं जानती मैं, बताइए फायदा, बताइए मुसलमानों का, यकीन न करना चाहें तो मुसलमानों का फायदा बताइए। यकीन तो तब करूं जब एक लाइन आपने बोली हो।
लेकिन अगर यकीन आप तो बधिर तब हैं, करूं तो जब कोई फायदा नहीं गिनाया जा आपने सकता। फायदा गिनाया तो हो। अगर आप बधिर अरे फायदे इधर बहुत उधर की हैं बात वक्त ना के, किया अगर करें, वक्त के फायदे ना डिबेट होते पर तो आया हमारे करें, बुजुर्ग तो जो है, थोड़ा सा सब प्रकार के फैक्ट्स ना गए लेकर होते। आया करें। मलूक नागर जी जवाब दीजिए अतीक जी की बात का कि कानून व्यवस्था चैलेंज है, एक पक्ष भी तो तलवारें लहरा रहा है, तब कोई कुछ नहीं कहता। देखिए प्राची जी कोई भी पार्टी हो, कोई भी पद हो, कोई भी विधायक हो, कोई भी सांसद हो, संविधान के दायरे में रहना चाहिए। और संविधान को बनाने वाले या कानून को बनाने वाले सांसद जब संसद में बैठने वाले हम लोग आकर के इस तरह की बयानबाजी करेंगे जिसमें देश में नफरत होगी, जिसमें देश में प्रदर्शन उग्र रूप ले लेंगे, तो मेरे हिसाब से ये संविधान के खिलाफ एक्चुअल ये काम है, ये देशद्रोह की तरह काम है। और ये देश को एक समस्या, जब बिदुरी साहब संसद में मुसलमानों को गाली दे रहे थे, झोंकने का काम ये लोग कर रहे हैं, जो किसी भी कीमत पर ठीक नहीं है। आप उस वक्त नहीं बता पाए कि मुसलमानों को भद्दी भद्दी गालियां भाजपा के इनको समझ आनी चाहिए, इनको समझ आनी चाहिए कि कोई भी हो, किसी भी पद पे बैठा हो, देश के कानून को नहीं तोड़ सकता। और हम लोगों की जिम्मेदारी बैठती है सुख और शांति कैसे देश में रहे। अच्छा, ये टेलीविजन पे आके कुछ लोग कुछ का कुछ आज की डिबेट से एक बात तो साफ हो गई कि 2013 से 25 का फायदा शायद अभी तक किसी को समझ में नहीं आया है, तो वो फायदा आज नहीं गिना पाया कोई भी। आज की डिबेट में कम से कम ये तो बात समझ में आ रही है। बहरहाल बहुत शुक्रिया, आप सभी का नहीं आ पाऊंगी सुनील जी, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ने के लिए।